स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी चैनल पे हम बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री की, क्लास 11th और क्लास 12th की। दोस्तों, आज का भी जो वीडियो है वो बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर है और आज मैं आपको टोटली इसको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत कम आता है, इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और फिर से हम बात करें आपकी अंडरस्टैंडिंग की, तो बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी एक न्यूज आई, पैरेलल यूनिवर्स। अचानक से सबका दिमाग हिल गया कि पैरेलल यूनिवर्स, क्या अर्थ के पास वाकई कुछ ऐसा है? इस तरह की सभी बातों को समझने के लिए हमें एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आज हम जो बात करने जा रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल है। हम जानते हैं रदरफोर्ड साहब ने जब अपना एक मॉडल दिया तो उसमें भी कुछ ड्रॉबैक रह गए थे, कुछ कमियां रह गई थी। वैसे भी जब इंसान कुछ करता है तो कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं। उसे सुधारने के लिए बोर साहब आए। उन्होंने कहा, देखो जी, ऐसा है, रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल था वो भी गलत नहीं था, सही था। उसमें उन्होंने जो बात कही थी कि न्यूक्लियस सेंटर में है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो सही बात थी, गलत नहीं थी। लेकिन आइए इसको एलॉबरेट करते हैं कि वो किस हद तक सही थी और वो क्यों सही थी, क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं गिर रहा। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, ऐसा है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, यानी जिससे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, उसको बैलेंस कर रही है एक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है। मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, आपने फिजिक्स के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। फिजिक्स में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी की हम बात करते हैं। तो एक सूडो फोर्स आती है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं। तो जिस फोर्स से ये खींच रहा है वो ये रही, और जिस फोर्स से ये बाहर जा रहा है वो ये रही। दोनों क्योंकि इक्वल हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी इसी शेल में घूमता रहता है, ना इसके इधर आता ना इसके इधर जाता। दोस्तों, ये Q1 Q2 क्या था? Q1 था चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, so that is why Z into E, और ये था चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, that is why मैंने खाली इसको क्या लिखा, E। अब बच्चों, आगे जब चलते हैं तो ये बराबर कर दिया है। दूसरा ये था कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसमें बहुत सारी हम बात करते हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा था 0.1 से 0.2 जा रहा है, लेकिन कुछ ही ऐसी हैं जिनके ऊपर वो घूमता है। और मैंने कहा था एंगुलर मोमेंटम के ऊपर वो डिपेंड करती है, इसलिए मैंने ये बताया था। यहां से बच्चों, अगर हम ध्यान से सोचें तो यहां पर बोर साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में, यानी इस शेल में घूम रहा है, तब तक वो एनर्जी ना तो रिलीज करता ना गेन करता। जैसे कि आप यहां देखें, तो अब अगर इस शेल में घूम रहा है या इस शेल में घूम रहा है, तो अगर इसमें घूम रहा है तो इसी में घूमेगा, ना एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब जरा समझना बच्चों, इसको लिख बिलो इस पॉइंट को, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन is revolving, as long as an electron is revolving in an orbit, और जो आप शेल कहते हो, it neither loses or gain energy इसलिए इन्हीं ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और आपको पता हो तो मैंने आपसे कहा था, दैट इज वाई बोर्स थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी लॉ ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। डन है बच्चों, को दिक्कत तो नहीं, इजी है। अब आइए जरा सबसे पहले देखते हैं कि इसके फाउंडेशन पे बोर साहब ने क्या कहा। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। बोर साहब ने एटॉमिक रेडियस निकालना सिखाया। इससे कैसे सिखाया? दोनों पोस्टुलेट को यूज करेंगे। दोनों पोस्टुलेट कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा।
MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। क्लियर है? तो V इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई MR। पहली वाली से ये निकाला बच्चों, और दूसरे वाले में इसको डाल दो KZE² MV² अपॉन R तो हट गया, कट गया यहाँ से, तो ये रहा, तो इसको भी नीचे ले आओ, तो V² इज इक्वल टू KZE² अपॉन MR। अब बेटा ये V है, ये V² है, ये इक्वेशन 1 हुआ, इसको इक्वेशन 2 में डाल दो। सो बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इनटू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो N² H² अपॉन 4 पाई² M² R², और ये बराबर हो गया KZE² अपॉन MR के, ये कट दो पावर, R नु इत्थे ले आओ, तो R इज इक्वल टू N² H² KZE² 4 पाई² M। ठीक है बच्चों? और क्योंकि अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास ये रेडियस आ चुकी है N² H², तो एक बार मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स, इस पूरे को एक बार ध्यान से नोट कर लो। मैंने क्या किया फिर देख लो, दोनों पॉस्टुलेट थे, MVR वाले से मैंने V निकाला, KZE² वाले में डाल दिया, और फिर मैंने R निकाल लिया। तो बोर साहब ने हमें रेडियस निकलवा दी, यानी बेसिकली उन्होंने निकलवा दिया कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से। जरा फटाफट नोट कर लो इसको। एक मिनट दे रहा हूं। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इसी चैनल पे मैं सब कुछ आपको बताता रहूंगा। 11 12 दोनों क्लासेस का NCERT बेस्ड मैं पूरा आपको बता रहा हूं। तो मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, सो दैट सबका बेनिफिट हो। देखो बच्चों, ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना, ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो उससे ये होता है कमेंट बॉक्स में भी ज़्यादा आना शुरू होता है, अलग अलग लोगों के थॉट प्रोसेस मिलने शुरू होते हैं, और सबको फ़ायदा होता है। और मुझे भी मज़ा आएगा भाई, सीधी बात है। ज़्यादा बच्चे इनरोल होंगे इसमें, ज़्यादा बच्चे देखेंगे, मज़ा आएगा। और यूट्यूब इज़ अ गुड मीडियम, व्हाट आई बिलीव। सो बच्चों, यहाँ हमने रेडियस निकाल ली है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो अगर मैं सिर्फ इस n को और z को छोड़ दूं तो बाकी सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं वो सिंपल कह सकता हूं बच्चों, रेडियस क्या हो जाएगी भाई, बाकी सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं लगा दूं तो ये हो जाएगा 0.529 आंगस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻⁻10। भाई h भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, 4 पाई m सब कांस्टेंट है, तो ये 0.529 आंगस्ट्रॉम n² बाय z, ये रेडियस हो गई मेरी, वेयर n इज व्हाट नंबर ऑफ शेल और z इज व्हाट एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो आप आराम से कर सकते हैं बच्चों इसको, ये हमारा निकल के आता है। और अगर मैं एक बात करूं ध्यान से, तो ये रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट क्या हो गई, फर्स्ट बोर ऑर्बिट यानी ये 1 हो गया और एटॉमिक नंबर भी 1 है। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ H atom is 0.529 आंगस्ट्रॉम। बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? प्लीज, अगर कोई आ भी रही है तो अभी प्रीमियर के साथ भी चैट बॉक्स ओपन है, आप वहां डाल सकते हैं।
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो में फिर आपको वहां पर समझा दूंगा। तो बच्चों हमने रेडियस निकाल लिए यहां तक। अब हम बात करते हैं आगे। रेडियस निकाल लिए तो अब हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे? बड़ा आसान है दोस्तों। वेलोसिटी आप देखो ना, रेडियस निकाल लिया तो सेकंड हम ले लेते हैं यहां पर मुद्दा, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बच्चों वो कैसे निकाल सकते हैं? अरे बड़ा आसान है, जब v आ गया है ना, तो अब v क्या था, मतलब जैसे देखो ना यहाँ पर हमने लिया था v निकालना है हमें, r हमारा आ गया तो r की वैल्यू यहाँ डाल दो, v आ जाएगा। सिंपल है। यानी ये छोटा सा r निकाला है ना, इसको उठा के v वाली इक्वेशन में डाल दो, आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी वैल्यू लगा दो कांस्टेंट के साथ, सब कुछ लगाते हुए जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? अगर मैं सारे कांस्टेंट को लगा लूँ एक साथ तो मेरे को वेलोसिटी बहुत सीधी सी मिल जाएगी दोस्तों, और वो क्या है भाई? वेलोसिटी आ जाएगी मेरी z/n, 2.19 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बहुत आसान है दोस्तों, इसको आप आराम से कर सकते हो। वैसे ही वही वैल्यू पुट करनी है, r आ गया था, r को डाल दो, मिल जाएगा आपको। लेकिन ध्यान से देखो, क्योंकि ऊपर तो n² था, इसमें z/n क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी नीचे आएगा ना, यहाँ पर डालोगे ना n²h² की वैल्यू। करके देखना है इसको जरूर, छोड़ मत देना। ये डेरिवेशन सारे खुद जरूर करने हैं, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ये जरूर करना बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, देखो यहाँ पर तो वैसे भी एक जिक्र लेना चाहूंगा। जब बोर साहब ने ये सब ज्ञान दिया तो एक साहब आए, मिस्टर हाइजनबर्ग, वो किलस गए कहीं, भाई आप किसी भी मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ रेडियस निकाल के बैठे हैं, यानी आप इसकी वेलोसिटी भी निकाल चुके हैं, आप इसकी रेडियस भी निकाल चुके हैं। किसी भी मूविंग पार्टिकल की आप वेलोसिटी ऑफ रेडियस साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं भाई एक बंदा है राज, नाम तो सुना ही होगा। राज जो है वो दौड़ना शुरू करता है और मैं रोहित से कहता हूं कि बेटा आप एक काम करो, राज जो दौड़ रहा है इसकी लोकेशन भी बताओ मुझे और इसकी वेलोसिटी भी बताओ। रोहित कहता है सर कैसी बात कर रहे हो? अगर राज दौड़ रहा है तो या तो मैं उसकी लोकेशन बता पाऊंगा एग्जैक्टली, और या मैं उसकी वेलोसिटी बता पाऊंगा। दोनों चीज एक साथ बताना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं। हमने कहा भाई कैसे? तो उसने कहा सर अगर वो दौड़ रहा है तो मैं बता पाऊंगा ना, अभी इस रूट को क्रॉस कर रहा है, अभी यहां से गुजर रहा है। मैं दोनों चीज एक साथ कैसे बता दूंगा? बात में दम था। लेकिन बोर साहब ने तो वेलोसिटी भी निकाल दी और रेडियस भी निकाल दी, लोकेशन भी बता दी, ये भी बता दी क्या बेटा वेलोसिटी क्या है। तो हाइजनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम कहते हैं हाइजनबर्ग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो बच्चों, यही मैंने आपको ये भी बता दिया है ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट बोथ द वेलोसिटी, ये तो आप नोट करिए मैं बोल रहा हूं, it is impossible to calculate both the velocity and the position of a particle simultaneously। और जब भी ऐसा होगा तो ये इस तरह ले लो बेटा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा माने होता है बेटा स्मॉल चेंज, डेल्टा माने क्या होता है? स्मॉल चेंज। तो इसको हम ले सकते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनिश्चितता। भाई कहते नहीं 19-20 का फर्क होगा, उसी के आसपास होगा, इसका मतलब वो जो आसपास 19-20 कह रहे हैं ना बच्चे, वही अनसर्टेनिटी है। पी माने मोमेंटम, तो मोमेंटम मास होता है और वेलोसिटी होता है, तो मास तो चेंज हम नहीं कर रहे हैं तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब एक बात बच्चों समझना, इस एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। इफ यू वांट टू कीप दिस वैल्यू कांस्टेंट, आप चाहते हैं कि 24 तो फिक्स रहे, इनको चेंज करें, तो अगर मैं इसको 6 करता हूं तो ये 4 हो जाएगा, इसको 8 करता हूं तो ये 3 हो जाएगा। मतलब अगर रिजल्ट कांस्टेंट है और एक वैल्यू को बढ़ाता हूं तो दूसरी क्या हो रही है? कम हो रही है। विद द सेम मैनर अगर ये चीज कांस्टेंट है तो अगर मैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कम करता हूं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ जाएगी।
और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम करता हूं तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बड़ी कमाल की बात है दोस्तों, यानी अगर आप एक अनसर्टेनिटी कम करने जाओगे दूसरी बढ़ जाएगी भाई साहब, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। कोरोना से बचाओगे तो इकोनॉमी चली जाएगी, इकोनॉमी बचाओगे तो कोरोना जान ले लेगा। तो यही एक अनसर्टेनिटी चल रही है आज भी दुनिया में। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो हाइजेनबर्ग साहब ने ये अपना बात चिपका दी। भैया बड़ी अच्छी बहस हो गई हाइजेनबर्ग में भी और बोर साहब में भी। अब क्या करें? चलिए, तो ये दो बात तो बोर साहब ने जो बोली वेलोसिटी और रेडियस, ये उन्होंने निकाल तो दी बट उस पर लेके बहस हो गई। लेकिन बोर साहब ने कमाल की चीज निकाली जो आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, और वो है एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों ये एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे निकाली जाती है, बड़ा ध्यान देना। जब आप एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी भैया बहुत सारी होती है सिस्टम के पास, डिफरेंट टाइप की, पोटेंशियल, काइनेटिक, रोटेशनल, वाइब्रेशन। लेकिन हम मेजरली अगर बात करें तो टोटल एनर्जी सिस्टम की दो ही एनर्जी पे डिपेंड करती है। वन इज योर काइनेटिक एनर्जी और वन इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो सम ऑफ दीज टू एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी बेटा टोटल एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, बड़ा आसान है मुद्दा। अब जरा मैं बड़ी कमाल की चीज बताता हूं इसमें। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया? पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों mgh। mgh क्या होती है बच्चों? mgh। सो यानी mgh। mgh की बात करूं तो यार कहीं ना कहीं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ। ये फोर्स हो गई ma और ये h हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क डन ही तो हुआ एक तरीके से। ध्यान से देखना, आगे भी काम आएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की तरफ खिंचता हुआ आ रहा है, वो कौन सी फोर्स से खिंचता हुआ आ रहा है? वो k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यानी z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है भैया? वो r कर रहा है ना। दोबारा देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, यानी कि ये mg क्या है बच्चों? mg अगर देखा जाए तो फोर्स ही तो है ma, और h क्या हो गया? डिस्टेंस। तो अब जो वो फोर्स सोचो, वो फोर्स कौन सी है जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंच रहा है? मैंने बताया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम कहते हैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर क्या खेल हो रहा है? आर स्क्वायर से ही आर कट गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो आई मेरे पास, वो अगर ध्यान से देखो, ये फोर्स थी, ये डिस्टेंस था, तो एफ डॉट एस इज माई वर्क और बेसिकली दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। सो अब मेरा निकल के आया ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बट दोस्तों अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर था उतना वो घूम अच्छा रहा था, तो उसकी एनर्जी बहुत जा रही थी। जितना पास आता जाएगा उतना अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, घूमना कम होता जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एनर्जी कम होती जाएगी, तो मेरा अगर मैं एनर्जी चेंज निकालने की कोशिश करता हूं तो इनिशियल एनर्जी मेरी ज़्यादा थी जब इलेक्ट्रॉन दूर था न्यूक्लियस से, और जैसे पास आता गया तो एनर्जी कम होती गई। तो E2 E1 से छोटी है, यानी अगर मैं एनर्जी चेंज निकालना चाहूँ तो E2 माइनस E1 निकालूंगा। E2 छोटा है E1 से, तो इसका मतलब साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसलिए इसका साइन लगता है नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। ये कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का साइन हम नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? अरे भैया ठीक है ना, दूर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। दूर से आ रहा है तो दूर इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, ज़्यादा रोटेट कर पा रहा था, पास आते हुए एनर्जी कम हो रही है, खत्म। तो जब फाइनल वैल्यू कम है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो नेगेटिव हो गया। डरे बचे? तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास इस तरह आ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों? भाई हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप ये भी जानते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डन है? तो आर से आर कट गया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चे हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ
kz E²/r। अब ध्यान से देखो, तो ये मेरी आ गई बेटा काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ टोटल एनर्जी विल बी, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है पैड, कोई बात नहीं। टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कितनी थी? -kz E²/r। काइनेटिक कितनी हो गई? तो -kz E²/r प्लस हाफ ऑफ kz E²/r। तो इफेक्टिवली कितना आया? इफेक्टिवली आ गया माइनस हाफ ऑफ kz E²/r। अब बच्चों आपको दे रहा हूं 2 मिनट, आराम से इसको नोट करो। बढ़िया हो गई है। एनर्जी हमने निकाल ली इलेक्ट्रॉन की, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लगा के। पोटेंशियल आ गई थी हमारी ये mgh लगाया था तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया था -12 kz E²/r। माइनस क्यों आया था वो समझा दिया मैंने। काइनेटिक इज हाफ mv², वो भी मैंने बता दी, और दोनों को प्लस करा तो ये आ गया। ध्यान से जरा इसको नोट करो। मैं इतने पानी पी लूं। चलिए बच्चों, आई थिंक आप सभी ने नोट कर ही लिया है। अब अगर मैं इसमें आर लगाऊं, आर जो हमने ऊपर डिराइव किया था, तो -12, बाकी सब आप बताइए, आपको ये kz² वगैरह सब चलता रहेगा। बट ये याद है, ये n²/z था, तो चलो z तो ऊपर हो जाएगा बट n² नीचे आ जाएगा। तो इफेक्टिवली जो एनर्जी है, ध्यान से देखो, वो प्रोपोर्शनल हो रही है स्क्वायर ऑफ n के इनवर्सली। अब ये चीज बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, ये एक बड़ी कमाल की चीज है। और वो क्या है? जैसे जैसे n बढ़ेगा, जैसे जैसे n बढ़ेगा, वैसे वैसे ये वैल्यू कम होगी। लेकिन जैसे जैसे ये वैल्यू कम होगी, नेगेटिव साइन के साथ है। मुझे ये बताओ, -2 बड़ा होता है या -4? -2। अभी पाकिस्तान के वो मौसम विभाग ने गलती करी थी, याद है? ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, -4 -2। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो बच्चे, यहां पर -2 बड़ा हो रहा है, तो जब मैं एक चीज यहां ध्यान से देखूं तो ये चीज अगर हो जाएगी, देखो बच्चों, तो गलती सबसे हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोचना पड़ता है। बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी लोग बैठे गलती कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मौसम विभाग से भी गलती हो गई थी, लोग मजाक बनाने लग गए उसका। मजाक नहीं बनाइए, गलती हो जाती है, ठीक है, लेकिन उस गलती को आगे रिपीट नहीं करना। इंपॉर्टेंट ये है, जब आप भी कोई चीज कर रहे हो, एक चीज समझना, आप भी अभी सीख रहे हो बच्चों, 11th में आए हो, साइंस सीख रहे हो, गलती आपसे हो सकती है, घबराना मत, गलतियां सबसे होती हैं। आप यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ रहे होंगे, एक सैटेलाइट बनाया था, उसके अंदर CGS सिस्टम ले लिया और एक ने MKS सिस्टम ले लिया। वो यूरोप की एजेंसी और ये नासा लगे हुए थे। भाई साहब, गलती हो गई यूनिट लेने में, इतनी बड़ी लेवल पे गलती हुई, और भैया हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया उसमें। सर्च करना मालूम पड़ जाएगा, सैटेलाइट खराब हो गया था पूरा, सिर्फ एक छोटी सी गलती से। इतने बड़े लेवल पे लोग बैठे हुए गलती कर जाते हैं। तो हर चीज को ध्यान से समझना जरूरी होता है, और गलती करना ह्यूमन टेंडेंसी है, तो घबराना नहीं चाहिए उससे। तो अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो गलती होगी ही नहीं, बट अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, तो इसलिए तो आप इस अर्थ पे नहीं आए, इसलिए तो आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना? तो आप कोशिश करो। तो अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर जैसे जैसे n बढ़ेगा, ये वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है। अब अगर ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसका मतलब इफेक्टिव वैल्यू इसकी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा, हम इस बात को थ्योरेटिकली जानते हैं,
जब हम इस बात को थ्योरेटिकली जानते हैं और ये प्रैक्टिकली भी इसकी बात से प्रूफ हो रही है, तो इसका मतलब बोर थ्योरी जो हमें बताई गई है, जो बोर ने एनर्जी बताई है, वो सही बताई है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इससे हम करेंगे क्या? इससे बोर ने हमें निकालना सिखाया, इस जो पूरा गेम करा, कि इससे हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, लेट्स से एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 पे। अब क्या है बच्चों, अब आप एनर्जी निकाल लो। अब एनर्जी जो सारे मिला के आती है, ये जाती है -13.6 n स्क्वायर z स्क्वायर एनर्जी इन nth शेल। ये निकल के आएगी, सारे कांस्टेंट हटा दोगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा इसमें। और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट क्लासेस में, तो अगर जिसको दोबारा समझना है वो फिर समझ ले उसको। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालोगे बेटा, किसकी? 5 की निकालोगे और 2 की निकालोगे। तो 5 से 2 पे गया है, तो फाइनल कितना हो गया? 2 वाला। तो E2 माइनस E5 कर दो, इसमें आपके डेल्टा E आ जाएगी। और ये आपको पता ही है बेटा, E क्या होता है? एच न्यू। और क्या होता है? HC अपॉन लैम्डा। क्लियर है जी? एच न्यू होता है और SC बाय लैम्डा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? इजी बिल्कुल। तो आज हमने बोर का मॉडल पढ़ लिया है, एक बार इसको दोबारा ध्यान से देखिए बच्चों। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अभी लॉकडाउन के चलते मैं दोनों दिन मंडे वेडनेसडे नहीं आपका ले पा रहा हूँ क्लास, लेकिन ठीक है, मैंने आज बोर का सेशन करा दिया है पूरा। और अब इसके बाद में फटाफट नेक्स्ट क्लास के अंदर बोर के आगे डी ब्रॉगली, और उसके बाद फिर मैं शुरू कराऊंगा क्वांटम नंबर, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बोर मॉडल ऑफ एटम को आप ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, सब लोग ध्यान से। मैंने पूरा लेवल पे लिया है इसको मैंने एनसीईआरटी से थोड़ा वैसा भी लिया है, अबव भी लिया है। तो ध्यान से देखिएगा, एनर्जी वगैरह निकालना सीखिए, फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, और ये इस वाली चीज़ को यूज़ कीजिए। रेडबग के साथ ये किस्सा आता है वो हम देखेंगे। तो आज का इस सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। जैसा मैंने बोला, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप किसी अपने फ्रेंड को बताना चाहते हैं तो बताइए, सो दैट मेरे को भी इसमें मज़ा आए, ज़्यादा बच्चों में आपको ही फ़ायदा होगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड नाइट।